हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सेशन में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कवर करेंगे। नॉर्मली ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के चैप्टर में कवर होता है, बट यहाँ हम स्पेशली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात कर रहे हैं और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंप्लीट टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे और डिफरेंट मटेरियल का देखेंगे, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, कास्ट आयरन और अदर टाइप्स ऑफ स्टील। आफ्टर दैट हम एक कॉन्सेप्ट और कवर करेंगे, वो है स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग। ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली होता यह है कि अगर आप मटेरियल को स्ट्रेन हार्डन करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ये ट्रू कर्व उससे थोड़ा सा डिविएट करता है। तो क्यों करता है, अगर कर रहा है तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होगी, वो पार्ट कवर करेंगे। और लास्ट में हम कुछ स्पेशल मटेरियल जो इलास्टोप्लास्टिक बिहेवियर में कहीं रिजिड हो जाते हैं, कहीं से वो प्लास्टिक आइडियल प्लास्टिक बन जाते हैं, वो वाला पार्ट कवर करेंगे। इन एडिशन टू दैट कुछ और भी डेफिनेशन है जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में आपका लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील आता है, और ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हो एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और इस टेस्ट को क्या कहते हैं, टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। इसमें आप एक वर्कपीस लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, इनिशियल क्रॉस सेक्शन ए नॉट है और इनिशियल लेंथ एल है। इस पे आप लोड लगाते हो और बिकॉज ऑफ द लोडिंग देयर इज ए चेंज इन लेंथ। जो माइल्ड स्टील है ये एक डक्टाइल मटेरियल है, और डक्टाइल मटेरियल होने की वजह से क्या होता है कि इसमें जब हम लोड लगाते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है और लेंथ इंक्रीज होती है। फेलियर नहीं होता है, ब्रेक नहीं करता है। सो बिफोर आई स्टार्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये तीन चीजें भी हमें पता होना चाहिए। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है, एंड व्हाट इज ब्रिटल कंडीशन। इलास्टिक का मतलब होता है आपने किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाया और फोर्स हटा लिया तो वो वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ में चली जाएगी। अगर 5 सेंटीमीटर की बॉडी थी, फोर्स लगा के 7 सेंटीमीटर का बनाया और फिर से लोड हटाया तो 5 ही मिलेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर 5 सेंटीमीटर की बॉडी थी, खींच के 6 किया और छोड़ दिया तो 6 पे रह गई। तो दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक बिहेवियर। जैसे कि मिट्टी में होता है, गीली मिट्टी को अगर आप उसका शेप चेंज करोगे तो क्या होगा, इट इज ए प्लास्टिक बॉडी, प्योर प्लास्टिक बॉडी। तो उसका शेप चेंज करोगे तो कोई वापस से ओरिजिनल शेप की तरफ नहीं आएगी, वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन अगर एक रबर की बॉडी को आप खींच के छोड़ोगे तो वापस ओरिजिनल शेप आ जाएगा। तीसरा होता है ब्रिटल बिहेवियर। इन केस ऑफ ब्रिटल बिहेवियर क्या होगा कि आप जब लोड लगा रहे हैं तो आपको कोई चेंज इन लेंथ पता नहीं चलेगा, बट सडनली वो ब्रेक कर जाएगा। सो दिस बिहेवियर इज बेसिकली नोन एज द ब्रिटल बिहेवियर। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या करते हैं हम, एक्चुअली हम लोड की वैल्यू को बढ़ाते हैं और लोड की वैल्यू बढ़ाकर हम जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उसको मेजर करते हैं। तो आपका जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, इसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि यू कैन मेजर योर लोड अप्लाई एज वेल एज यू कैन ऑल्सो मेजर द चेंज इन लेंथ। तो हम लोग लोडिंग वर्सेस डिफॉर्मेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज योर लोडिंग एंड दिस इज योर डिफॉर्मेशन। या फिर हम क्या करते हैं कि लोड को अगर मैं इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम माय स्ट्रेस, और अगर मैं चेंज इन लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रेन। तो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बना सकते हैं, या हम लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले ये हम जब लोड लगाते हैं एक डक्टाइल मटेरियल में, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, और ये एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हाउएवर मेरे से पूरा स्ट्रेट नहीं बना है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर दिस, if I will increase the load beyond this straight portion, जो मेरा कर्व होता है वो थोड़ा सा कर्वी बन जाता है। उसके बाद अगर मैं और लोड बढ़ाता हूं तो आई ऑब्जर्व कि देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लेंथ। लोड तो नहीं बढ़ा रहे लेकिन सडन इंक्रीज होने लगता है लोड में। उसके बाद अगर मैं और लोड लगाता हूं तो मेरा लोड लगाने पर फिर से लेंथ बढ़ने लगता है और मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और इस मैक्सिमम वैल्यू तक अगर मैं पहुंचता हूं तो उसके बाद मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता और मेरा मटेरियल जो रहता है वो सडनली फेल हो जाता है। सो ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है हमको एक्सपेरिमेंटली मशीन पे मिलता है, वन बाय वन समझते कि ये है क्या। सो लेट्स स्टार्ट दैट दिस इज माय पॉइंट 0 एंड दिस इज माय पॉइंट 1। 1 के बाद जो 1 से लेकर ये वाला पॉइंट है, लेट दिस, इसके बीच में मैं एक 2 पॉइंट और डिफाइन कर रहा हूं, और ये 2 और 1 का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। वो नॉर्मली माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम उसकी बात करते हैं। दूसरे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इस तरह का बिहेवियर हमें नहीं मिलता है, एंड वी विल सी इट सून व्हेन वी विल टॉक अबाउट एल्यूमिनियम एंड अदर मटेरियल।
तो ये 2 के बाद एक पॉइंट होता है यहाँ पर 3, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इस छोटे वाले पीक की वैल्यू 3 है। 3 के बाद ये नीचे जाता है, इसको हम लोग 3a कह देते हैं। देन 4, 4 से 5 और 5 से 6। अब ये एक एक पॉइंट है क्या, सिक्वेंशियली इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जोन, दैट इज 0 to 1 वाला जोन। 0 से 1 वाला जोन क्या है, लीनियर है। इस जोन में जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो हियर हुक्स लॉ फॉलो। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, और उस रीजन की जो लिमिट होती है उसको मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से डिफाइन करता हूं। तो यहां मैंने एक सिग्मा 1 बना दिया, मतलब ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ या प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है, एक्चुअली अगर मैं इस कर्व का स्लोप निकालूं तो जो स्लोप होगा वो स्लोप ही एक्चुअली क्या बताएगा, आपका यंग्स मॉडुलस और इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो सिग्मा 1 है दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब अप टू दिस पॉइंट मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज माय प्रोपोर्शनल लिमिट। 1 से लेकर 2 तक में क्या होता है, 1 से लेकर 2 तक भी नॉर्मली बिहेवियर सारे सेम रहते हैं, सिर्फ फर्क ये पड़ जाता है कि ये कर्व जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है। सो 1 से 2 में मेरा कर्व जो रहता है वो नॉन लीनियर हो जाता है। लेकिन 1 से 2 या 0 से 1 इन दोनों ही रीजन में एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझने वाली वो ये है कि जो मटेरियल होता है वो इलास्टिक रहता है। सो ये आपका इलास्टिक जोन है। अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट तक लोडिंग करके लोड को हटा लोगे तो आपका मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को गेन कर लेगा। सो ये जो 2 पॉइंट है ये एक्सट्रीम पॉइंट है इलास्टिक कंडीशन का, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम इससे भी ज्यादा लोड लगाते हैं तो फिर मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगता है। और यहां हमने एक जो 3 और 3a पॉइंट डिफाइन किया है, ये दोनों पॉइंट एक्चुअली डिफाइन करते हैं, 3 को कहते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, और 3a को कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये होता क्या, यील्डिंग का मतलब क्या है, यील्डिंग का मतलब हो गया कि मटेरियल यील्ड कर रहा है एंड नाउ देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द लेंथ विदाउट इंक्रीजिंग द लोड। मतलब आपने लोड तो नहीं बढ़ाया लेकिन फिर भी लेंथ बढ़ रही है। तो ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को मैं यील्ड पॉइंट कहता हूं, और यील्ड पॉइंट ये डिफाइन करता है कि विदाउट इंक्रीजिंग इन द लोड देयर इज ए एब्रप्ट चेंज इन द लेंथ। मतलब आप लोड को तो इंक्रीज कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन आपकी स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये 3a से 4 तक का जो जोन होता है ये डिफाइन करता है कि आप लोड इंक्रीज नहीं कर रहे हो और आपका चेंज इन लेंथ हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ ए फ्लो है। फ्लो मतलब क्या होता है, एक लिक्विड को अगर आप फ्लो देखते हैं तो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो भी वो फ्लो कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोड नहीं बढ़ा रहे हैं, लोड की वैल्यू तो कांस्टेंट है बट देयर इज ए फ्लो, इसलिए इस जोन को कहते हैं प्लास्टिक फ्लो रीजन। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, और सारे कॉन्सेप्ट गेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज आपकी सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर प्लास्टिक फ्लो जब हम 4th पॉइंट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद अगर आप लोड नहीं बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ना फिर से रुक जाएगा। तो फिर हम 4 के बाद लोड को फिर से इंक्रीज करना शुरू करते हैं, और लोड धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है और हम 5 पॉइंट पे पहुंचते हैं। 5 पॉइंट पे पहुंचना मतलब एक्चुअली आपके पीस, वर्क पीस के साथ क्या हुआ, वर्क पीस की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। when you will start from 0 and when you will reach to 0.4 आपका वर्क पीस का कुछ लेंथ बढ़ चुका है। जब ये लेंथ आपकी बड़ी है तो एट द सेम टाइम यहां क्या हुआ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा कम हो गया। देन आफ्टर 0.5 ये क्रॉस सेक्शन इतना कम हो जाता है कि ये जो लोड उस 0.5 के करस्पॉन्डिंग आप लगा रहे हो इतना ज्यादा होता है कि मटेरियल सस्टेन ही नहीं करता है अपने शेप को, और ये कंटिन्यूअसली एलोंगेट करता है और ये टूट जाता है। तो जो 0.6 मिलता है 5 से 6 पे, देखो लोड तो एक्चुअली कम हो रहा है लेकिन मटेरियल में बहुत ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है, और 6 पॉइंट पे जब आप पहुंचे उसको कहते हैं रप्चर और फ्रैक्चर पॉइंट। तो सिग्मा 6 is what? Sigma 6 indicating the failure stress or fracture stress, rupture stress.
5 से 6 के बीच में ये एरिया बहुत छोटा हो गया था और इस छोटे से एरिया को कहते हैं कि नेक फॉर्मेशन हो गया, गला बन गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नेकिंग। 5 से 6 नेकिंग है। बचा कौन सा पोर्शन? बचा सिर्फ 4 से 5 वाला पोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम अलग से भी कंसिडर करेंगे। और 4 से 5 वाले जोन को क्या कहते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन या वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं। सो 4 to 5 इज व्हाट? 4 to 5 इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये आपका पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया। और किस मटेरियल के लिए बनाया आपने? ये माइल्ड स्टील के लिए बनाया। इसमें अलग अलग पॉइंट हैं जो अलग अलग चीज डिफाइन करते हैं। अगर सबको समराइज करें तो ये सबकी समरी है। 0 से 1 क्या था? 0 से 1 लीनियर जोन था, इलास्टिक मटेरियल था, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, प्रोपोर्शनल लिमिट थी। और इसका जो स्लोप होता है कर्व का, वो क्या बताता है? वो इलास्टिक कांस्टेंट देता है। 1 से 2 में भी मटेरियल इलास्टिक है लेकिन नॉन लीनियर बिहेवियर होता है। 2 जो है वो आपकी इलास्टिक लिमिट है। 2 से 3 क्या है? एक्चुअली मटेरियल प्लास्टिक हो गया है यहाँ। बट 3 जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल ने यील्डिंग कर दिया, मतलब अब लोड ही नहीं बढ़ा रहे हो लेकिन लेंथ बढ़ने लगी। 2 से 3 के बीच में हो सकता है थोड़ा लोड आपने बढ़ाया, उसके बाद यील्ड पॉइंट आया। एंड फिर भी आप यहाँ पर याद रखिए, ये बिहेवियर माइल्ड स्टील में बहुत प्रोमिनेंटली मिलता है। दूसरे मटेरियल में यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट सब एक दूसरे में घुस जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि वो डिस्टिंग्विश है या नहीं है, बट फॉर स्टील दे आर सेपरेट टू ईच अदर और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट है जो यील्ड पॉइंट है। अगर कोई पूछता है कि यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में हो जाता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि ये वो मैक्सिमम लोड है, इसके पहले आपका मटेरियल ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा। और यील्ड पॉइंट का मतलब ये कि अगर यील्ड पॉइंट पे पहुंच गए तो अब लोड बढ़ाए बगैर भी आपका सडनली अब्रप्ट इंक्रीज इन द लेंथ मिल जाएगा। 3 to 3A हमने अपर और लोअर यील्ड पॉइंट डिफाइन किया है, इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे। 3A से 4 को प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। 4 से 5 वाला रीजन आपका स्ट्रेन और वर्क हार्डनिंग रीजन है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर स्ट्रेन हार्डनिंग करते हो तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। विल टेक इट सेपरेटली, बट यहां भी समझ लीजिए कि स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में मटेरियल जो होता है वो डेंस हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। 5 के बाद जो है वो नेकिंग है और नेकिंग के बाद आपका रप्चर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। और इस पूरे डायग्राम में आपको एक जगह मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मिली और इस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दैट इज योर मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू। 1 और 2 दोनों इलास्टिक लिमिट है और 3 को यील्ड पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल मटेरियल में अगर हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं तो यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट एक दूसरे का ओवरलैपिंग ही होता है। मशीन डिजाइन में जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां हम इलास्टिक लिमिट नहीं बोलते, वहां हम बोलते हैं कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है बताओ। यील्ड स्ट्रेंथ के पहले मटेरियल सेफ है, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद वो सेफ नहीं है। दैट अगेन वी विल कवर व्हेन वी विल टॉक अबाउट मशीन डिजाइन। सो दिस इज योर स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ये अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट क्यों आ रहे थे, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है। इन दोनों के लिए हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। यहाँ हम एक मटेरियल का, एक डक्टाइल मटेरियल का स्पेशली क्रिस्टल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो जो मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना तो मटेरियल में नॉर्मली कुछ मैन्युफैक्चरिंग एरर्स होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। 2 डिफेक्ट नॉर्मली हम कवर करते हैं जब हम मटेरियल साइंस पढ़ते हैं। एक होता है लाइन डिफेक्ट, दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। इसकी डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि लाइन डिफेक्ट में एक पर्टिकुलर डिफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिसलोकेशन। और डिसलोकेशन दिखता कैसे है? अगर मैं ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखूं तो ये वाला जो पार्ट है मेरा जो आधा रह गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज वन काइंड ऑफ ए डिसलोकेशन। दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं कि कोई एटम अपनी जगह से ही गायब हो गया, या फिर हो सकता है कि एटम्स के बीच में कहीं इंप्यूरिटी आ गया। तो हम लोग इसमें पर्टिकुलरली इंप्यूरिटी की बात कर रहे हैं। और ये जो मैंने 2 रेड डॉट्स बनाए हैं, ये बेसिकली आई वांट टू शो कि ये मटेरियल के अंदर इंप्यूरिटीज बैठी हुई है। तो ये जो दोनों डिफेक्ट हैं, ये इन दोनों बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले देखते हैं आपका कि यील्ड पॉइंट अपर और लोअर क्यों आता है। सो इन केस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, अगर मटेरियल में आपका यहाँ पर कोई इंप्यूरिटी है, जैसे मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि ये मटेरियल है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इसमें यहाँ पर इंप्यूरिटी है, तो जब ये मटेरियल अपनी लेंथ इंक्रीज करना चाहेगा तो इंप्यूरिटी क्या करेगी? ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो इंप्यूरिटी ना स्पीड ब्रेकर का काम करती है।
और ये मटेरियल का एक्सटेंशन होने से रोकती है। और ये किस लिमिट की बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं जब हम प्लास्टिक जोन में पहुंचने वाले हैं। ऑलरेडी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए, जो एटम्स थे वो कुछ ऑलरेडी अपना स्ट्रेचिंग हो चुकी है उनमें, और उसके बाद अगर ये स्पीड ब्रेकर आ गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपना लोड धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला जोन है। जब मैं लोड एक लिमिट तक बढ़ाता हूं तो ये जो इम्प्यूरिटी रहती है ये टूट जाती है, ब्रेकिंग हो जाता है। और जैसे ही ये टूटती है सडन लोड कम होता है और आपका इंक्रीजिंग लेंथ मिलता है। जैसे आप एक रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं और आपने बहुत जोर लगा रखा है, सडनली अगर रस्सी टूट गई तो क्या होगा? आपके दोनों हाथ दूर चले जाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि आप लोड ऑलरेडी ज्यादा लगा चुके थे और सडनली ब्रेकेज हुआ। और ब्रेकिंग के बाद आपका मटेरियल यहाँ क्या हो रहा है? टूट नहीं रहा है मटेरियल, टूटने की बजाय यहाँ मटेरियल सडनली अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं कि मटेरियल में यील्डिंग हो गई। और ये 2 पॉइंट अपर और लोअर यील्ड पॉइंट होते हैं। गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है? गेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट डिफेक्ट से क्या होता है? तो पॉइंट डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट। सेकेंड है आपका लाइन डिफेक्ट, डिसलोकेशन। अब क्या होता है जब मटेरियल पे आप लोड लगाते हो तो लोड लगाने से ये डिसलोकेशन मूव करता है। होता क्या है कि अगर मैं इस मटेरियल पे लोड लगाऊं तो लोड लगाने से ये वाला यहाँ से ब्रेक करके इस पे कनेक्ट हो जाएगा, तो डिसलोकेशन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट करेगा। तो जैसे जैसे मटेरियल में चेंज इन लेंथ होता जाता है उसकी लेंथ परमानेंटली इंक्रीज होती है। प्लीज रिमेंबर, ये दोनों चीजें हम ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जोन में बात कर रहे हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम परमानेंटली उसका शेप चेंज हो रहा है तो ये डिसलोकेशन बाहर हो जाती है, और बिकॉज ऑफ दैट ये मटेरियल जो होता है ना थोड़ा डेंसली पैक्ड हो जाता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये थोड़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है इसका। सो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग में डिसलोकेशन मूव करती है। दिस इज वन ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि डिसलोकेशन से कौन सा फिनोमिना आप डिफाइन करते हो, या स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो डिसलोकेशन मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेन हार्डनिंग। और स्ट्रेन हार्डनिंग होने से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। आगे हम फिर से स्ट्रेन हार्डनिंग को कवर करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ। तब हम स्ट्रेन हार्डनिंग को और डिटेल में लेंगे। तो ये कवर हो गया कि लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट से क्या होता है, यील्ड पॉइंट और स्ट्रेन हार्डनिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्ट्स। अब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझने के बाद लेट्स मूव एंड सी अदर डायग्राम्स। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम लेते हैं, और यहाँ मैं एल्यूमिनियम को स्टील के साथ ही बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये वाला रेड वाला भी यहाँ पर बना रखा है ऑलरेडी। अब अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए सेम टेंसाइल टेस्टिंग करता हूं, एल्यूमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस है एक तो वो भी स्टील से कम होता है, एज वेल एज इसकी स्ट्रेंथ भी स्टील से कम होती है। तो इसका जो प्लॉट यहाँ पर बनता है उसका स्लोप कम होगा क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है उसका कम है। तो आई विल मेक द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर एल्यूमिनियम एंड इट इज लुक लाइक दिस। और यहाँ पर आकर ये टूट जाता है। अब एल्यूमिनियम के केस में अगर हम चेक करें तो एल्यूमिनियम के केस में ना तो हमको कोई यील्ड पॉइंट समझ में आया, ना ही कोई हम और कोई पॉइंट या इलास्टिक या प्रोपोर्शनल लिमिट समझ पाए। एक चीज समझ में आई, वो क्या थी? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अचीव्ड। ये आपके लिए अल्टीमेट हो गया। तो एल्यूमिनियम का जब मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया या टेंसाइल टेस्टिंग करी तो एल्यूमिनियम पे मैंने देखा कि सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस पता चला, बाकी यील्ड पॉइंट पता ही नहीं चला। तो फिर एल्यूमिनियम में स्ट्रेंथ हम कैसे निकालें या यील्ड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं कि आप प्रूफ स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो और प्रूफ स्ट्रेस से आप इसका यील्ड पॉइंट निकालते हो। होता क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट अगेन मेक द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आपका एक ऐसा कर्व फॉलो करता है और उसके बाद ये कुछ ऐसे चला जाता है और यहाँ आके ये फेल हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हम एक पॉइंट बनाते हैं जिसकी स्ट्रेन वैल्यू होती है 0.2%। प्लीज रिमेंबर, ये एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि ये कितना स्ट्रेन लेते हैं हम, इसका इलास्टिक कांस्टेंट कट, इसका यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम 0.2 या एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो 0.002 इज द स्ट्रेन। और 0.002 वाले पॉइंट से हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। तो जब आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हो तो वो लाइन आपके ओरिजिनल कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, और ये वाला जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस, या यही आपके लिए यील्ड पॉइंट का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट यील्ड पॉइंट, इलास्टिक और प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं मिलती है, तो उन सारे मटेरियल में हमको
प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाकर यील्ड स्ट्रेंथ निकालना पड़ती है। तो एल्यूमिनियम हो गया आपका या कॉपर हो गया, ये दोनों मटेरियल एक जैसा ही बिहेवियर देते हैं और इसका यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? तो प्रूफ स्ट्रेस नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है कि फॉर 0.2% स्ट्रेन द स्ट्रेस इज द प्रूफ स्ट्रेस। सो प्लीज रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी, समटाइम इट मे आस्क। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ऐसे ही अगर मैं कॉपर का भी बनाऊं तो कॉपर का जो मैग्नीट्यूड होता है यील्ड स्ट्रेंथ का वो एल्यूमिनियम से भी कम होता है और कॉपर का डायग्राम जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये मैं कंपेरेटिव स्केल पे बना रहा हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डायग्राम दे देते हैं और पूछते हैं किसका कौन सा है, तो ये हो गया कॉपर का, ये हो गया एल्यूमिनियम का और ये हो गया आपका माइल्ड स्टील के लिए। एल्यूमिनियम का समझने के बाद अगला देखते हैं कि अगर हम एक ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा। तो दिस इज फॉर योर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है तो हमें समझ में आता है कि ब्रिटल मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है। ब्रिटल मटेरियल में जैसे ही आप लोड लगाते हो मटेरियल कोई चेंज इन लेंथ शो नहीं करता और सडनली वो फेल हो जाता है। तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आइडियली तो देखें ना, तो दिस लाइन विल बी वेरी क्लोज टू दिस वर्टिकल लाइन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन लेंथ और सडनली ये यहाँ आके खट से टूट जाता है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू टूटने पे मिलती है ये इसकी हो गई अल्टीमेट वैल्यू। और ब्रिटल मटेरियल में अल्टीमेट के अलावा और कुछ पता नहीं चलता, इट डजंट शो एनी यील्डिंग। तो ब्रिटल मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर मैं इसको स्टील के साथ कंपेयर करके बनाऊं तो स्टील से साथ कास्ट आयरन को कंपेयर करने पे कास्ट आयरन कम्स बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड द माइल्ड स्टील। सो ये वाला जो जोन होता है यहाँ पर आप कास्ट आयरन को डिफाइन कर सकते हो। हाउएवर कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा भी मिलती है और उसके अलग अलग कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ सकते हैं तो ये डायग्राम देके पूछेंगे कि कौन किस जोन में है। तो प्लीज रिमेंबर ये वाला जोन आपका कास्ट आयरन का है, उसके ऊपर स्टील है, नीचे एल्यूमिनियम और सबसे नीचे आपका कॉपर रहेगा। आफ्टर कास्ट आयरन द फाइनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डिफरेंट स्टील्स। अब हम यहाँ तीन तरह के स्टील डिफाइन कर रहे हैं। एक तो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील मतलब आपका लो और मीडियम कार्बन स्टील। दूसरा आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या हुआ, हाई कार्बन स्टील में आप देखो तो इसका स्ट्रेंथ तो बढ़ गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखो तो बहुत ज्यादा है, इसका ये वाला लिमिट भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि फेलियर इसमें इतनी चेंज इन लेंथ के बाद हो रहा था। अगर मैं माइल्ड स्टील का कोई मटेरियल लेता हूं और माइल्ड स्टील की बार को मैं फोर्स लगाता हूं तो हो सकता है कि उसकी लेंथ पहले इतनी बढ़ेगी उसके बाद वो टूटेगा। लेकिन अगर मैं हाई कार्बन स्टील की बार, सेम साइज की बार लेकर उस पर फोर्स लगाऊं तो एक तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा लेकिन हो सकता है कि फेलियर यही हो जाए। दैट मीन्स व्हाट, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया लेकिन आपका डक्टिलिटी कम हो गया। बिकॉज दिस डक्टिलिटी इज व्हाट, चेंज इन लेंथ रिडक्शन इन द एरिया विदाउट फेलियर इज डक्टिलिटी। और एक और डेफिनेशन होती है कि कन्वर्ट इनटू वायर और ड्राइंग इनटू वायर इज द डक्टिलिटी। ये आप मैन्युफैक्चरिंग में और डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए इतना सफिशिएंट है कि आपने यहाँ पर अगर इसकी चेंज इन लेंथ देखेंगे तो हायर कार्बन स्टील में लेस चेंज इन लेंथ के बाद ही फ्रैक्चर हो जाता है। सो स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड बट डक्टिलिटी डिक्रीज्ड। ऐसे ही एक स्टील होता है टूल स्टील। टूल स्टील ऑलमोस्ट अ ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करता है और उसमें आपकी स्ट्रेट लाइन चलती है और सडनली देयर इज ए फेलियर। So in case of tool steel you can only define the ultimate tensile strength। हम लोग यहाँ पर इसका और कोई कंडीशन यील्डिंग नहीं डिफाइन कर सकते बिकॉज देयर इज ए वेरी लेस चेंज इन लेंथ एंड देन देयर इज ए सडन फेलियर। सो इट इज इक्विवेलेंट टू अ ब्रिटल मटेरियल। तो ये हो गया आपका हाई कार्बन स्टील और अदर मटेरियल का स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम। ये आपका कास्ट आयरन हो गया, दिस इज फॉर योर एल्यूमिनियम। एंड आफ्टर दैट लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो होता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग से आप स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाते हो। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, अगर मैं इनका न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करूं तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है। ये माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट है, ये एल्यूमिनियम के लिए है, कॉपर का, स्टेनलेस स्टील एंड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के केस में आप देखो यहाँ पर कोई यील्ड वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसकी एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और अलग अलग कंपोजिशन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। बट अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में पुट कर सकते हैं। सो अगेन मूव एंड लेट्स सी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द गेट एग्जामिनेशन, और वो क्या है कि लोडिंग और अनलोडिंग करके आप मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो। स्ट्रेन हार्डनिंग का ही इफेक्ट होता है ये। नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसे आपने अगर एक डक्टाइल मटेरियल है और आपको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप क्या करते हो, उसको लोडिंग करते हो। लोडिंग कर करके आप उसका प्लास्टिक रीजन तक ले जाते हो।
मान लीजिए आपके पास एक बार था, उसका लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर था, ये आपका एक वर्क पीस है। आपने इसको फोर्स लगाया और इसकी लेंथ को 6 सेंटीमीटर कर दिया, और 6 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका इलास्टिक लिमिट है, तो आप क्या करते हो, 6 से थोड़ा सा ज्यादा जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने 6.5 तक इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, तो ये जो 0.5 का आपने इंक्रीमेंट किया, ये एक्चुअली परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया आपका। और अब आप इसकी लोड को हटा दोगे। जब आप इसके लोड को हटाओगे तो ये जब वापस अपने ओरिजिनल शेप पे जाएगा, तो अब ये 5 की बजाय फाइनली किस पे रहेगा, इसका जो फाइनल शेप रह जाएगा बचा हुआ, वो हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने 0.5 सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन किया, इसका एक्चुअली इफेक्ट मिला क्या आपको, वही हम समझेंगे यहाँ पे। सो वी कॉल दिस प्रोसीजर एट द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। और इसमें क्या होता है कि आप लोड करके अनलोड करने के बाद देखते हो कि स्ट्रेंथ बढ़ गया, कैसे? सो लेट्स सी। ये कर्व है, ये शो कर रहा है एक जनरल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। मैं कह रहा हूँ ये जनरल है, क्योंकि यहाँ हम यील्ड पॉइंट और प्लास्टिक फ्लो नहीं बता रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल इसी तरह के डायग्राम को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ जनरल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। हमने क्या किया, हमने मटेरियल को लोडिंग करना शुरू किया, उसका यील्ड पॉइंट निकल गया, और यील्ड पॉइंट के बाद हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उसको बढ़ाया। सपोज ये हमारा कोई सिग्मा वैल्यू है। अब मैं जब यहां से यहां तक पहुंचा, तो ये जो इतना चेंज इन लेंथ था, ये चेंज इन लेंथ को अगर मैं डेल से डिफाइन करूं, तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया मेरे सिस्टम में, ये वापस से रिकवर नहीं होने वाला मेरा। अब अगर मैं इस पॉइंट के बाद इसको अनलोड कर दूं, तो ये क्या होगा, वापस से अपनी स्ट्रेन को रिकवर करेगा, लेकिन रिकवर कौन सी स्ट्रेन होगी, वही जो इलास्टिक वाले जोन में हुई थी। तो ये जो अनलोडिंग कर्व होता है ना, ये एग्जैक्टली इसी के पैरेलल बनता है। सो दिस इज योर अनलोडिंग कर्व। मटेरियल का क्या हुआ, वापस से चेंज इन लेंथ हुआ, और वो यहां पहुंच गया, और उसमें ये वाला जो पार्ट था, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, तो ये डेली हो गया आपका। अब अगर इस पॉइंट के बाद आप मटेरियल को फिर से लोड करो, मतलब मैंने 5 सेंटीमीटर की बार को 5.5 सेंटीमीटर की बना दिया। अब मैं कह रहा हूं यही मेरा वर्क पीस है, तो ये जो 5.5 सेंटीमीटर की बार थी, अगर मैं इसको अब फर्दर लोडिंग करूंगा, तो इसमें लोडिंग कर्व यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन यहां आप देखो कि अब इसकी इलास्टिक लिमिट क्या हो गई, अप टू दिस पॉइंट द मटेरियल विल बिहेव लाइक इलास्टिक मटेरियल। इसके बीच में अगर मैं कहीं भी उसको अनलोड कर दूं, तो वो वापस से 5.5 पर ही आने वाला है। तो हुआ क्या, अब अगर आप इसको फिर से लोडिंग करोगे, तो लोडिंग कर्व इसी लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा, यहां के बाद वो इसी कर्व को फॉलो करेगा जो आपका पहले वाला कर्व चल रहा था। So this phenomena is actually responsible for increasing the elastic limit of the material. तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया, ये यील्ड के बाद वाला जो जोन था, ये जोन है कौन सा आपका, ये स्ट्रेन हार्डनिंग वाला जोन है। और स्ट्रेन हार्डनिंग वाले जोन में आपने क्या किया, मटेरियल को ले गए और अनलोड कर दिया। अनलोड के बाद आपने वापस से लोडिंग की, तो लोडिंग करने पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपकी इलास्टिक लिमिट बढ़ गई। बट नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि अगर मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। शुरू में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डिसलोकेशन है, वो डिसलोकेशन मूव करती है, और मटेरियल जो होता है वो डेंसली पैक्ड हो जाता है, और इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आफ्टर स्ट्रेन हार्डनिंग we should see what is true stress and strain. Now what is true stress strain? Actually में आपने ये जो कर्व बनाया था, तो आपने डिसाइड किया था कि जो इसका इनिशियल एरिया है, हर बार आप उसी से डिवाइड करोगे। बट अप टू द पॉइंट 4 जो चेंज इन लेंथ है ना, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन 4 के बाद आप देखोगे कि मटेरियल में ना एक नेकिंग हो जाती है, एरिया जो होता है उसका एक मिनिमम एरिया वाला जोन बन जाता है। तो आइडियली तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हर बार जब स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो जो मिनिमम वाला एरिया है वहीं से उसका ही डिवाइड करना चाहिए। बट आप नहीं करते, और आप हर बार क्या कर रहे हो, ओरिजिनल जो इनिशियल एरिया था उसी से डिवाइड करते हो। तो आपका जो बिहेवियर है वो एक्चुअल बिहेवियर से डिविएट कर जाता है। तो ये जो कर्व है, जिसको हम स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बोलते हैं, वो ओरिजिनल एरिया के बेस पे बनाया जाता है। अगर मैं ट्रू एरिया से डिवाइड करूंगा, तो मेरा कर्व इस तरह का पाथ फॉलो करता है। सो दिस इज योर ट्रू कर्व एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड कर्व। दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट। सेकंड होता है, अगर हम ट्रू कर्व को फॉलो करके उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालें, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड स्ट्रेस 1 प्लस स्टैंडर्ड स्ट्रेन। ये एप्सिलॉन क्या है, आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली अगर मैं ट्रू स्ट्रेन को डिफाइन करता हूं, तो उसका फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एप्सिलॉन। ये दोनों फॉर्मूला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
तो इसमें जो मेनली याद करने वाली चीज है वो यही है कि आप ये दोनों फॉर्मूला याद रखो और ये कर्व कैसा होता है इसे याद रखो. After true stress and strain, let's see another concept, that is what? That is the modulus of resilience and modulus of toughness. ये दोनों चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम स्ट्रेन एनर्जी वाली बात करते हैं. मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपने बनाया था उसकी इलास्टिक लिमिट तक का जो क्रॉस सेक्शन आप लोग लेते हो, एरिया अंडर द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट इज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस. प्लीज रिमेंबर. और मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या है? मॉडुलस ऑफ टफनेस मतलब कि एरिया अंडर द कर्व अप टू द फ्रैक्चर स्ट्रेन. आप टफनेस की अगर डेफिनेशन देखो तो टफनेस की डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंपैक्ट लोडिंग. सडन फेलियर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए. इंपैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग टफनेस कहते हैं. दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड अप टू द फ्रैक्चर कंडीशन, नॉट द परमानेंट डिफॉर्मेशन. इसलिए मॉडुलस ऑफ टफनेस इज डिफाइंड बाय द एरिया अंडर द कर्व अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट. इट्स मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस डिफाइंड बाय द एरिया अंडर द कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट. देन द लास्ट थिंग, टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वन, व्हाट इज क्रीप? ये सिर्फ डेफिनेशन काफी है. क्रीप में क्या होता है? एक्सटेंशन विथ टाइम अंडर कांस्टेंट लोडिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मींस मान लीजिए आपके पास एक बार है, उस बार पे आपने एक लोड लगाया. तो इनिशियली जब आप बार के ऊपर एक लोड लगाओगे तो कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा इस बार में. आफ्टर दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन, मान लीजिए ये बार में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ये आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. लेकिन मान लीजिए इसके बाद आपने इसको सस्पेंड कर दिया फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स. तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें फर्दर एक्सटेंशन हो गया. सो वॉट एवर एक्सटेंशन ऑब्जर्व विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम अंडर द सस्टेनेबल लोड और कांस्टेंट लोड इज नोन एज द क्रीप. ये डेफिनेशन काफी है. क्रीप में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्रीप इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्रीप ज्यादा, टेम्परेचर कम तो क्रीप कम. बेसिकली ये मेटलर्जी में बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, बट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट. एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट. यहां हम तीन डिफरेंट मटेरियल बिहेवियर बता रहे हैं: इलास्टो आइडियल प्लास्टिक, रिजिड आइडियल प्लास्टिक एंड इलास्टो प्लास्टिक. और ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ये आपका एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये एक डक्टाइल मटेरियल की ही हम बात कर रहे हैं. तो ये जो 1 से लेके 2 तक का जोन है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ये आपका प्रोपोर्शनल जोन है और ये इलास्टिक रीजन को डिफाइन कर रहा है 1 से 2. 2 के बाद इफ यू विल सी हियर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब क्या हुआ? लोडिंग तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है लेकिन मटेरियल का लेंथ बढ़ता जा रहा है. सो दिस बिहेवियर वेयर यू आर नॉट इंक्रीजिंग द लोड बट योर लेंथ इज इंक्रीजिंग, इसको कहते हैं आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर. तो ये वाला प्लॉट आपका है इलास्टिक आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर. सेकंड केस में आप देखो, आपने लोड बढ़ाना शुरू किया लेकिन देयर इज नो चेंज इन लेंथ. मतलब मटेरियल क्या है? एक सर्टेन लोडिंग कंडीशन तक आपका मटेरियल रिजिड मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, कोई चेंज इन लेंथ नहीं हुआ. और उसके बाद सडनली उसमें प्लास्टिक फ्लो हो गया और वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हुआ, मतलब आइडियल प्लास्टिक फ्लो हुआ. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द आइडियल प्लास्टिक कंडीशन, नॉट एनी अदर इंक्लाइंड लाइन. सो दिस मटेरियल इज योर रिजिड आइडियल प्लास्टिक. और लास्टली आपका मटेरियल, जो कि नॉर्मली हम माइल्ड स्टील को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं कि पहले तो उसने इलास्टिक बिहेवियर बताया और बाद में आपका लोड बढ़ाने पर रेंज बढ़ रही है, पर ये आपका प्लास्टिक जोन है. तो दिस मटेरियल बिहेवियर इज नॉर्मली नोन एज द इलास्टो प्लास्टिक बिहेवियर. और आपका माइल्ड स्टील भी या एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे मटेरियल इसी कैटेगरी में आते हैं. We have not seen any material or we have not given any example of this rigid ideal plastic और elasto ideal plastic material. ये प्लॉट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें से कोई सा भी प्लॉट देकर आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सा बिहेवियर है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. और मेरा लास्ट इंफॉर्मेशन, इस पूरे चैप्टर में हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किए हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप बुलेट्स में उन सबको नोट करिए और टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए. सो thank you.